गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता और लूटपाट करता। वो चाहता था कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। अब उसकी निगाहें दिल्ली पर टिकी थी, वही दिल्ली जिसके सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। वे बहुत वीर और युद्ध कला में निपुण योद्धा थे। शब्द वेद तीरंदाजी में तो वे माहिर थे। हमने बड़े से बड़े राज्यों को जीता है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है उतना कहीं और नहीं। अगर हम दिल्ली के खजाने को लूट लें तो हमारा मुल्क सबसे धनी मुल्क बन जाएगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। सुल्तान, माफी चाहता हूँ, लेकिन दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान युद्ध कौशल में माहिर हैं। उनको पराजित करना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। तो ठीक है, हम भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता देखना चाहते हैं। सेनापति, दिल्ली पर हमला करने की तैयारी करो। इधर दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान जो सिंहासन पर विराजमान है, उनके कानों तक युद्ध की सूचना पहुंचती है। महाराज की जय हो। अभी अभी सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाए। हम राजपूत हैं, राजपूत। हम किसी के आक्रमण से नहीं डरते। करने दो हमला। जोश में गौरी दिल्ली पर हमला बोल देता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित होता है। अब बंदी बना गौरी पृथ्वीराज चौहान के सामने सिर झुकाए माफी की भीख मांगता है। पृथ्वीराज, मैंने दिल्ली पर आक्रमण करने की जो गुस्ताखी की, उसके लिए मुझे माफी दो। कहते हैं कि हिंदुस्तान के सुल्तान दुश्मनों को भी माफ करने का हृदय रखते हैं। तुमने ठीक सुना है। हम निहत्थे पर वार नहीं करते, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। हम तुम्हें भी माफ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि दोबारा आंख उठाकर भी भारतवर्ष की तरफ नहीं देखोगे। खुदा की कसम सुल्तान, खुदा की कसम, मैं भारत को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। महाराज, वैसे तो मैं राजकवि हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि गौरी को क्षमा नहीं बल्कि मृत्यु दंड देना चाहिए। मृत्यु दंड। चंद्र बरदाई, आप राजकवि के साथ साथ हमारे मित्र भी हैं। हम आपके सुझाव का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए हर किसी को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। इस तरह क्षमा दान पाकर मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौट आता है, लेकिन वो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो दिल्ली के खजाने को पाने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचता रहता है। पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करने वाले सिर्फ मोहम्मद गौरी जैसे विदेशी मुल्क के सुल्तान ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के राज्यों के सम्राट भी थे। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज की ख्याति देखकर उनसे ईर्ष्या करते और उनका अपमान करने का अवसर ढूंढते रहते थे।
हम चाहते हैं कि हम अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन करें। उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर भारत के सभी सम्राटों को निमंत्रण दिया जाए। जब संयोगिता को इस बारे में पता चलता है तो वे अपने पिता के पास जाती है। पिताश्री, मैं दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को अपना वर मान चुकी हूँ, अतः उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित करना होगा। असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं अपने शत्रु के साथ तुम्हारा विवाह कभी स्वीकार नहीं करूंगा। पिता से अस्वीकृति मिलने पर संयोगिता ने गुप्तवश सखी के पति के हाथों पृथ्वीराज चौहान को प्रेम प्रस्ताव के साथ स्वयंवर में आने का निमंत्रण पत्र भिजवा दिया। महाराज की जय हो। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता ने अपने स्वयंवर हेतु आपको निमंत्रण पत्र भेजा है। जाकर राजकुमारी संयोगिता को सूचित कर दो कि हम अवश्य आएंगे। इधर स्वयंवर की धूमधाम से तैयारी हो रही है। इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनाकर द्वार पर खड़ा कर दो, ताकि सब जान सके कि पृथ्वीराज चौहान हमारा द्वारपाल है। महाराज, अभी अभी सूचना मिली है कि आपके अपमान के उद्देश्य से जयचंद ने आपका पुतला बनवाकर द्वारपाल के रूप में लगवाया है। हम इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर में हम अवश्य जाएंगे। आज कन्नौज के राजमहल में संयोगिता का स्वयंवर है। हिंदुस्तान के कई सम्राट उपस्थित हैं। संयोगिता जयमाला के लिए सभी सम्राटों को अस्वीकार कर आगे बढ़ती हैं और पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को देखकर रुक जाती हैं। ये प्रतिमा तो मेरे पृथ्वीराज चौहान की है, जिन्हें मैं अपने वर के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। संयोगिता ने मेरी प्रतिमा को जयमाला पहनाई, अतः ये मेरी पत्नी हुई। इस अधिकार से मैं इन्हें ले जा रहा हूं। यदि किसी सम्राट में साहस हो तो मुझे रोक ले।